देखिए हम लोगों ने कल देखा था, अतः अंगस्य इसका अर्थ कर दिया था अदंतस्य अंगस्य, और फिर यहाँ पर स्थान षष्ठी थी, इस वजह से अंत्य सला ये दो पद आ गए थे, और उसके स्थान पर दीर्घ होता है, और सार्वधातुके पुरुष समय सार्वधातुके से सार्वधातुके आ गया था। और यहाँ पर यही ये विशेषण है सार्वधातुके, इसमें क्या है यही विशेषण है। और ये सार्वधातुक है ऊपर। अच्छा, अंगस्य जो होता है ना, अंगस्य, ये अंगस्य जो है अंग संज्ञा, अंग संज्ञा, अंग संज्ञा चाहिए इसको। तो अंग संज्ञा किसी न किसी प्रत्यय के परे रहते होती है, तो जी सार्वधातुके मात्र नहीं है, सार्वधातुके प्रत्यय परे, ये बात भी आपको याद रखनी है। जी और यही में सप्तमी है, सार्वधातुका में सप्तमी है, और सप्तमी है तो अव्यवहित पूर्वस्य आ ही जाता है, पता ही है आपको। तो जी पूर्वस्य को तो यहाँ जोड़ देंगे हम, पूर्वस्य अदन्तस्य अंगस्य, अन्त्यस्य अलः स्थाने दीर्घा भवतु अव्यवहिते सार्वधातुके परतः, अव्यवहिते सार्वधातुके परितः। अब इसमें यही लिखा है, ये यही एक बाधा है, इस बाधा को देखो, देखना है भैया। तो यही का अर्थ क्या होता है, यही है और उसमें सप्तमी विभक्ति है, जी तो वो भी सप्तमी को इसमें छोड़ो, नहीं जा रहा है। केवल जो यही है, इस यही का अर्थ क्या होता है आप बताओ। यह का मतलब होता है याद, वो प्रत्याहार लेना ना यहाँ पे। तो वैसे बोले थे यकार, यकार आदि यान, हम्म यकार आदि यांत समुदाय घटक तत्त वर्ण। यानी कि यही का मतलब हो गया वर्ण, यही जो है वर्ण का बोधक है ना जी, जी या वर्ण समुदाय का है, वर्ण समुदाय। वर्ण समुदाय का बोधक है क्या। जी अच्छा, एक लेकिन बार यहाँ तो यहीं का, कोई एक ही, लेकिन यहाँ तो कोई एक ही शब्द पर में मिलेगा, एक ही वर्ण मिलेगा। एक ये जो वर्ण है उनमें से कोई एक होना चाहिए। मैं पूछ रहा हूँ कि यही का अर्थ क्या है, यही का तो अर्थ यही है का यकार आदि यांत समुदाय घटक तत्त वर्ण। तत्तद वर्ण का मतलब होता है तत्तद एक एक वर्ण, वो जी एक एक वर्णार्थ है, क्या नहीं है, वो वर्णों का समुदाय है क्या वहां पर। नहीं, तत्त वर्ण एक एक वर्ण। यकार आदि यांत समुदाय नहीं कह रहे हैं, जी जी अभी तो उसके घटक तत्तद वर्ण, यानी वो एक एक वर्ण, जी समुदाय तक नहीं रुक रहे हैं, समुदाय के आगे उसके घटक वर्ण तक जा रहे हैं, यानी इस यही का अर्थ होता है एक एक वर्ण। जी तो जब एक एक वर्ण होता है, तो ये यही जो है वर्ण का बोधक हुआ, यही किसका बोधक हुआ, वर्ण का क्या बोधक। वर्ण समुदाय का बोधक है, यानी यही नहीं। वर्ण मात्र बोधक है कि नहीं है, जी यही है जो पद है क्या है, वर्ण मात्र बोधक है कि नहीं है, जी वर्ण मात्र बोधक है। यह वर्ण समुदाय का भी बोधक है। नहीं। तो वर्ण मात्र बोधक, बोधकम, वर्ण मात्र बोधकम, और ये जो यही है, ये सार्वधातुके में विशेषण है कि नहीं, है, विशेषण है सार्वधातु तो के में। विशेषण कौन हुआ यही। जी अब अगर कोई विद्वान हो तो उसके अंदर क्या रहती है, विद्वत्ता। और अगर यही विशेषण है तो इसके अंदर क्या रहेगी, विशेषणता। विशेषणता रहेगी। चलिए ठीक है, वहां तक नहीं जाते हैं, हम सामान्य रूप से देखते हैं कि यही ये विशेषण पद है कि नहीं है। है। अच्छा, अगर यही यहां पर ना होता, यही सार्वधातुके ना होता, तो क्या फिर यही विशेषण हो सकता था, अगर केवल नहीं हो सकता था। सार्वधातुके पद होता, यानी विशेषणता का जो कारण है ना,
वो वो यही यही पद है कि नहीं है? अगर ये यही है। नहीं होता, मान लो केवल सार्वधातुक होता, तो क्या विशेषणता आती है के अंदर? नहीं आती। यानी विशेषणता प्रयोजक पद हुआ कि नहीं हुआ? हुआ। या विशेषण पद बोल दो केवल आप। विशेषणम। अच्छा, एक और बात है, यही सप्तम में अब है ना? जी, एक तो जोड़ परिभाषा को लो, लाना है। वर्णमात्र बोधकम। यहाँ भैया लिखना पड़ेगा, पहले सप्तम मिंतम लिखना पड़ेगा, फिर विशेषणम लिखना है। पहले लिखना है सप्तम न्यूनतम। सप्तम मिंतम, फिर लिखना है विशेषणम पदम। सप्तम मिंतम विशेषणम पदम। ये यही है कि नहीं? यहाँ वाला जी है। ये सप्तम मिंत भी है और ये विशेषण भी है। किसमें विशेषण है? सावधातु के में। अच्छा, विशेष से इसका कौन है? विशेष से जब विशेषण सावधातुक तो विशेष सावधातुक हो जाएगा। क्या विशेष से कौन हुआ, ये बताओ। विशेष से सार्वधातुक। सार्वधातुके। सार्वधातुके। और वो भी सप्तम में है कि नहीं? जी। अच्छा, तो विशेषण और विशेष से जब दोनों सप्तम में हो, तब तब यस। वर्ण यस मात्र का मूल। बोधक सप्तम जी। में विशेषण पद तदादि का बोधक होता है। बात समझ में आई कि नहीं? जी आ गई। तब वो तदादि का बोधक होता है। अब ये यही जो है किसका बोधक होगा? ये आदि या दौ इस यहीं सार्वधातुके। इस यहीं से ययादि लिया जाएगा, और यहीं में सप्तमी भी तो थी, तो सप्तमी या का दौ। रूप जो है ना वो ययादौ बनेगा। यही का अर्थ हो जाएगा ये ययादौ। इसका मतलब क्या है? या दौ यह है आदि ययादौ में का अर्थ जिसके। क्या है? यह आदि ही आद यस्य आद्य व्यवः। आद्य व्यवहार यस्य समुदायस्य सह समुदायः। बात समझ में आई कि नहीं? जी। समुदायस्य सह समुदायः। हम्म तो ययादि मतलब होता है यही, मतलब होता है यकार आदि यांत समुदाय घटक कोई वर्ण जब आदि हो, मतलब आद्य अवयव हो जिस समुदाय का वो समुदाय होता है। ये आदि। हम्म ये बात समझ में आ गई? जी ये तो आ गई। अब जो है हम यहाँ पर अर्थ लिखेंगे।
इतना आपको लिख लेना है भाई, कहीं ना कहीं। जी लिख लिया है ना? जी, ये तो लिख लिए। अब इसको जो है व्यवहित ययादौ सार्वधातुके ययादौ ययादौ सार्वधातुके प्रत्यये परे। ठीक है। जी हम्म। तो समझ में इतना आ गया कि नहीं? आगे आगे। क्या आया? यहाँ पर ये जो है वर्ण मात्र का बोधक है, सप्तम्यंत है, विशेषण भी है भाई साहब। तो यहीं से लिया जाएगा तदादि, मतलब यही आदि, मतलब यह है आदि आद्यव्यव जिस समुदाय का, ऐसा समुदाय, यानी कि जी ऐसा सार्वधातुक प्रत्यय लिया जाएगा जिसके आदि में यही रहना चाहिए। यही जी यानी कि यही यकारा यकारादि यांत समुदाय घटक कोई वर्ण होना चाहिए। जी बात समझ में आ गई? जी। मुझे उस परिभाषा का थोड़ा एक बार अर्थ बताए तो वो भी क्लियर हो जाती। अरे भैया, यही तो अर्थ है, ये परिभाषा है। यस्मिन विधिस तदादा बल ग्रहणे, जी ये परिभाषा का ही अर्थ है। सही पूरा। हाँ। यस्मिन यस्मिन विधिस, अब यही जोड़ना है, यस्मिन विधि ही तदादा बल ग्रहणे, तदादौ अल ग्रहणे, तदादा पूरे गहरे। ठीक है, ये परिभाषा है। यस्मिन जी विधिस तदादा बल ग्रहणे, इस परिभाषा का क्या अर्थ है? वर्णमात्र बोधकम सप्तम्यंतम विशेषणम पदम तदादेर बोधकम भवति। ये इस परिभाषा का अर्थ है। बात समझ में आई कि नहीं? जी। मतलब दोनों सप्तम होना चाहिए तब होगा ना ये? तब हाँ, आएंगे। विशेषण विशेष उभय शब्दमंत होना चाहिए। ये बात भी आप लिख लीजिए कि विशेषण और विशेष से जब दोनों सप्तम्यंत होंगे तभी ये परिभाषा लगेगी। ये बात समझ में आ गई? जी। क्या समझे? वर्णमात्र बोधकम सप्तम्यंतम पदम विशेषणम भैया तदा जी। सप्तम्यंतम भेषणम पदम तदादेर बोधकम भवति। हम्म। ये यहाँ से ये भी लेना है पूरा, यहाँ तक भेषणम। सब पूरा। ठीक है, तो घटाओ इसको। जी। वर्ण मात्र का बोधक जो सप्तम्यंत पद हो गया यहाँ पे यही उस दूसरे सूत्र में, इसलिए विशेष विशेषणम पदम, वो भीषण पद भी है उसका, क्योंकि वो साम धातु के उसका विशेष है, ये विशेषण हुआ, इसलिए वो तदादेर हम्म। बोधकम भवति, इसलिए वो तदादि का बोधक होगा। जो यही है हम्म। वो तदादि का बोधक हो जाएगा। तो मतलब यह तदादि का मतलब आपने बताया कि वह प्रकृति है जिसके यहीं से मतलब आदि। यहाँ नहीं लिया जाएगा। जी। यहीं से क्या लिया जाएगा? ये आदि। ठीक है,
तो ये आदि मतलब क्या होता है? यह आदि आद्य विवाह यस्य समुदायस्य सा समुदायः। हम्म, ठीक है, तो इतनी बात समझ में आ गई। ऐसा ये आदि सार्वधातुक के परे रहते पूर्व जो अदंत अंग है उसके अंतिम अल को दीर्घ होता है। ये किसका अर्थ है? अतो दीर्घो, यही का तो अर्थ है यही क्या? का अदंत स्थाने दीर्घाभूत अव्यवहित यादव सार्वधातुक के प्रत्यय परे। जी पूर्वसदन्तस्य अङ्गशलास्थाने दीर्घः भवतु अव्यवहिते यादौ सार्वधातुके प्रत्यये परे। हम्म, ये समझ में आ गया? जी जी ठीक है, अब घटा दो इसको। कहाँ घटेगा? भव और मी अब यहाँ यहाँ घटेगा, पे। घटा दो। तो पूर्व पूर्वस्य अदंत अंग अदन्तस्य हो गया अंगस्य। भव। जी वो अंतस्य अलह जो अंत उसका अंतिम अल हुआ अकार भाव का उत्तरवर्ती अकार हम्म उसके स्थान पे दीर्घा भवतु मतलब दीर्घ हो जाएगा हम्म उसको आकार को आकार हो जाएगा। अव्यवहिते यादव सार्वधातु के प्रत्यय परे तो हम्म उससे अव्यवहित तुरंत बाद क्या है ये आदि यह प्रत्यय मतलब यह है आदि में जिसके यह वर्ण है मतलब यह का तो आपने तो वो यही वर्ण कौन हुआ यहाँ पर? यहाँ पे मकार। मकार जो है उसका नाम यही है। जी क्यों? क्योंकि वो यकार आदि यांत समुदाय घटक वर्ण है। घटक। जी वर्ण है, जी ये इस वजह से यकार उसका नाम आदि। है यही। जी हम्म, और वो यकार आदि। सार्वधातुक भी नाम है उसका। वो सार्वधातुक भी सार है क्योंकि जी तिंगशित सार्वधातुकम। जी इसलिए और ययादि भी है क्योंकि यही है आदि, मतलब आद्य अवयव जी जिसका। जी तो अव्यवहित दीर्घ उसके हो परे जाएगा। रहते पूर्वतम के अंतिम अल को दीर्घ हो जाएगा तो बन जाएगा भवामी। जी ऐसे ही भव तो बना लिया पहले पूर्व प्रक्रिया से, जी और फिर उससे क्या लाए? मिप के स्थान वस लाए। वश। मिप नहीं भैया, वस ला दिए उत्तम पुरुष द्विवचन में। वस के सकार को क्या कर दिए? रुत्त विसर्ग कर दिए। जी तो क्या बन जाएगा? भवावह। जी भवा वह। और ऐसे मस जब में भी, मस लाए तो भवामह। यहाँ पर भी ये तो दीर्घ ही लगेगा क्योंकि यहाँ जी पर भी क्या है? ये आदि सार्वधातुक प्रत्यय परे है, जी इसलिए अदंत अंग को के अंतिम अल को दीर्घ हो जाएगा। पूरे भव की अंग संज्ञा क्यों हुई है मिप को मान करके? क्योंकि अंग संज्ञा विधायक सूत्र में किस शब्द का प्रयोग किया गया है? तदादि का। तदादि का प्रयोग किया है। वहां पर जो है ना, यस्मात् प्रत्यय विधि तदादि, अंग संज्ञा करने जी वाला सूत्र में तदादि शब्द आया है, इसलिए वहां पर प्रकृति है आदि आद्यवय जिस समुदाय का। ऐसा पूरा भव लेते हैं। जी बात समझ में आ गई कि नहीं? जी जी अच्छा ठीक है, तो रुत्व विसर्ग कैसे होता है ये हम आपको बता ही चुके हैं, सूत्र पहले बता चुके हैं। कौन कौन सा सूत्र है? रू करने वाला सुरु, उसका क्या अर्थ है? उसका बताए थे आपकी रेफांतम यत पदम और हम्म, पदांत सकारांतम यत पदम तस्य स्थाने रु भवतु। अरे यत् पदम, सकारांतम यत पदम और सजुष शब्दांतम च सकारांतम यत पदम चतुष्पदान्तं च यत् पदं तस्य अन्त्यस्य लः स्थाने रु भवतु। रु स्यात्। रू स्यात् भवतु, जो भी बोल दो। और जब रू में ऊ उड़ा दिए फिर रा को क्या करना है?
तो रेफान्तम यत् पदम तस्य अन्त्यस्य लः स्थाने विसर्गः भवतु अवसाने अव्यवहिते खरी विसर्जनीय। विसर्जनी। अब हाँ, बस अव्यवहिते खरी और अवसाने च परतः, ठीक है। जी, रेफान्तम यत् इस पदम, प्रकार ठीक। से बस मस में रुत्व और विसर्ग हो जाएगा। नहीं समझे? समझ गए गुरु जी, भवावह भवामह बन जाएगा। ठीक है, ये सब समझ गए तो सब लिख भी लिए ना, जी मिटा दें। जी, हमने तो लिख लिया और लोगों से पूछ लीजिए। भाई अन्य लोग भी बोलिए। चलो कोई बात नहीं, बाद में शिवम जी से लिख लेना आप लोग। चलिए, तो स भवति, तौ भवतः, ते भवन्ति, ये तो प्रक्रिया आपको पता ही है। स के साथ भवती का योग हो जाएगा, भवती के साथ स रहेगा, त्वम नहीं जुड़ेगा, क्योंकि अगर तुम जोड़ेंगे तो क्या होगा, वो युष्मत के साथ समानाधिकरण, मतलब तिंगवाच्य कारकवाची जब युष्मत होगा तो फिर वहां उसी पर के क्या आ साथ जाता है, मध्यम पुरुष आता है, तो वहां पर मध्यम भवती पुरुष नहीं आता होगा, वहां पर भवसी है, का भवसी। प्रयोग होगा। हम्म। जब युष्मत अथवा आस्मद का प्रयोग नहीं रहेगा तो वहां पर क्या तो फिर होगा, अन्य पुरुष। माने कि उसका जब विषय नहीं रहेगा, देखो उसका प्रयोग हो या ना हो जी उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उसका विषय मतलब कि उसका सामानाधिकरण नहीं होना चाहिए। जी मतलब कि अगर तिंग भी उसी को कह रहा है जिसको युष्मत कह रहा है, ये नहीं होना चाहिए। चाहे जी उष्मत जी का प्रयोग करो, केवल भवसी करोगे तो सही है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर सभवसी कर युस दिया तो ये गलत हो जाएगा, जी क्योंकि वहां पर सामानाधिकरण किसके साथ में है, तत्शब्द के साथ में। वहां जी पर तिंग वाच्य कर्ता का वाचक तत्शब्द है, इसलिए वहां पर क्या होगा, मध्यम पुरुष या उत्तम पुरुष का विषय नहीं है, कि वहां पर जी जी प्रथम पुरुष ही साधु होगा। इसलिए अगर आपने स के साथ भवसी लगाया, भवा में लगाया तो असाधु हो जाएगा। तो स भवती, तौ भवतः, ते भवन्ति, भवन्ति, ऐसे त्वं बहुब्री भवसि, विवक्षा, त्वं भवसि, मां यूयं भवति, भवथ, यूयं भवत्, अहं भवामि, आवां अहं भवामः, भवामि, वयं भवामः। वयं भवामः। तो ये आपको पता ही है, जी ये इसमें समस्या नहीं है। चलिए, उन्होंने एक बात जो है थोड़ा सा नीचे लिखी गई है टीका में, उसको भी देख लीजिए, जी कि जहां पर सह और त्वम इसका प्रयोग होगा, सह और तुम दोनों का प्रयोग होगा, तो वहां पर कौन सी क्रिया लगेगी, भवथः लगेगी, ठीक है। भवथा लगेगी। और अगर जहां पर सह त्वम अहम तीनों का प्रयोग हो गया, यहाँ त्वं अहम, तो वहां पर वहां पे भवामः। भवामह का प्रयोग होगा। और अगर त्वं त्वम अहम का प्रयोग हुआ तो भवावह। भवावह तो लगेगा। मतलब अंतिम वाले के हिसाब से क्रिया लगती है क्या, पर वाले के वचन सबको मिला के, अब और ये
भैया इसमें निर्णय कैसे होगा कि तुम अहम भवावा होगा? जैसे कहीं पे अगर अहम ही दिया है तो उसमें फिर भवामा या भवावा कैसे निर्णय होगा? देखिए यहाँ पर तीन देखो, दो का प्रयोग हो, सूत्र संख्या देखो जरा आप, सूत्र संख्या देखो, युष्मद् द्विपदे की संख्या क्या है? 1 4 107। 1 4 105 है इसमें तो। ये अस्मत् द्वितमा की किस है, जैसे किस किसका पूछे हैं भैया? इन तीनों का सूत्र संख्या देखो जरा, किस किसका? इन्हीं का मतलब जो प्रथम पुरुष उत्तम पुरुष हो, ये मध्यम पुरुष करने वाले हैं। अच्छा, असमर्थ उत्तमा का तो युष्मत् उपदेश समानाधिकरणे स्थानीय अपनी मध्यमा का है 1 4 105। यहाँ सूत्र संख्या असमर्थ में नहीं उत्तमा ध्यान का देना। है। सुनिए, मैं बता रहा हूँ, यहाँ हमको कैसे समझना है। यहाँ पर जो पहले पुरुष कौन सा है? प्रथम पुरुष। फिर है मध्यम, फिर है उत्तम। ठीक है प्रभात जी, इसको बंद कर लीजिए, थोड़ा माइक जी म्यूट कर लीजिए। हाँ देखिए, प्रथम, फिर मध्यम, फिर उत्तम, ये क्रम आपको याद रखना है। अगर केवल प्रथम का प्रयोग है तो कोई समस्या ही नहीं। केवल प्रथम का मतलब है कि युष्मद् का यदि विषय नहीं है तो फिर प्रथम पुरुष का प्रयोग होगा, और अगर युष्मद् आ गया तो वहां पर मध्यम पुरुष का ही प्रयोग होगा। देखिए, जैसे केवल सह का प्रयोग है तो युष्मद् अथवा अस्मद् का विषय ही नहीं है, तो वहां पर क्या होगा? प्रथम पुरुष होगा। लेकिन अगर प्रथम पुरुष और मध्यम पुरुष दोनों है तो उनमें पर वाला कौन सा है? मध्यम है। इसलिए मध्यम। उसके अनुसार क्रिया आ जाएगी। अगर तीनों का प्रयोग है तो वहां पर वाला कौन सा है? देखो, तीनों में पर कौन सा है? उत्तम है, उत्तम। इसलिए वहां पर उसके अनुसार क्रिया आएगी। अगर केवल यदि विधि इन उल्टा दोनों हो का जाए तो? प्रयोग है, तो उत्तम नहीं आ जाएगा। यदि उल्टा हो जाए क्या तो? हुआ? यदि उल्टा नहीं, हो जाए, पहले आप अहम को पहले रखो, सह को बाद में रखो, तुमको कहीं रखो, किधर भी रखो, कोई दिक्कत नहीं। आपको ये क्रम याद रखना, प्रथम, मध्यम और उत्तम। अगर इन दोनों का जोड़ा है तो ये पर हो जाएगा, इसका प्रयोग होगा। इन तीनों को जोड़ा है तो यहाँ पर वाला उत्तम होगा, सबसे अंतिम वाला, तो इसका प्रयोग होगा। अगर इन दोनों का जोड़ा है, इन दोनों का जोड़ा है तो इसमें पर वाला उत्तम है तो उत्तम का प्रयोग होगा। वो चाहे पहले हो चाहे वाक्य में कैसे भी हो, यहाँ आपको प्रथम, मध्यम, उत्तम ऐसे क्रम से समझना है। कोई ठीक है, कहीं पे समझ आए गया। उत्तम जहाँ पे होगा उत्तम के अनुसार ही क्रिया होगी। बात समझ में आ गई कि नहीं? जी जी, आ गई बिल्कुल। ये एक है, ये दो है, ये तीन है। अगर एक और दो, प्रथम और मध्यम है, कहीं पर एक और दो है तो क्रिया किसके अनुसार होगी? दो के अनुसार दो के होगी। अनुसार होगी। अगर कहीं पर एक दो तीन है, क्रिया तीन के अनुसार। और यहाँ एक का तात्पर्य प्रथम है, दूसरे का तात्पर्य मध्यम है। अब अगर कहीं पर एक दो तीन करके नहीं, तीन दो है, वो भी तीन के अनुसार ही क्रिया होगी। तीन के अनुसार ही आएगी। जी जी। यदि अगर यहाँ कहीं पे अगर कहीं पर अहम, दो और तीन का प्रयोग है तो क्रिया तीन के अनुसार आएगी। कहीं पर तीन का और दो का प्रयोग है, क्रिया तीन के अनुसार आएगी। तीसरे का मतलब होता है उत्तम। जी जी, समझ गए बिल्कुल। चलिए, इस यदि प्रकार से कहीं, ये चीज है। जी, हाँ यदि कहीं अहम बोलिए बोलिए। त्वम सहा है तो भी उसके अहम के अनुसार ही क्रिया आएगी, भवामह ही आएगा वहां पे। अगर नहीं, अहम तुम सा तीनों है तो फिर भवामा हो जाएगा, क्योंकि तीन जी है तो जी बहुवचन आ जाएगा। जी बात समझ में आ गई? जी जी, बिल्कुल आ गई।
ठीक है, तो इसको मिटा दें। जी, ये तो लिख लिया। अब कह रहे हैं कि परोक्षे लिट है, और परोक्षे लिट में क्या आता है ऊपर से, परोक्षे लिट में ऊपर से किसकी अनुवृत्ति आती है, धातु तो आएगी, धातु हो लकार आएगा। की आए, लकार, लकार। लकार की नहीं है, भूते का अधिकार चलता है, और अनद्यतने लंग से अनद्यतने आ जाता है। तो ऐसा काल लेना है जो भूत हो, अनद्यतन हो और परोक्ष हो। कैसा काल लेना है, भूत हो, अनद्यतन हो, भूत परोक्ष हो, हो। अनद्यतन हो और परोक्ष हो। और परोक्ष हो। परोक्ष भी आता है क्या? परोक्ष तो सूत्र में ही है। तो इस प्रकार का होना चाहिए। अब काल नहीं, देखो मैं आपको समझा रहा हूं। एक तो ये भूत है, तो भूत तो एक काल है, भूतकाल है, और हमारा व्यापार किस में होना चाहिए, भूतकाल में होना चाहिए। भूतकाले यह व्यापार, और वो व्यापार कैसा होना चाहिए, परोक्षः अनद्यतनश्च। कैसा होना चाहिए, परोक्षा अनद्यतनश्च। तो एक काम करते हैं कि पहले परोक्षः अनद्यतनः को लिख लें कि व्यापार को पहले लिख लें, ये आप बताओ। परोक्षा अनद्यतनश्च का ही लिख लीजिए, हम तो समझ जाएंगे आप कैसे भी लिखिए। पहले लिख भूतकाले लेते च हैं, यह व्यापार परोक्षा अनद्यतनश्च। और यह को भी चलो हटा ही देते हैं, इसको बाद में लिख लेंगे। भूतकाले भूतकाले लिखें, चलो काले, क्या करें, जो भी हो आप समझ लेना। परोक्षः अद्यतनश्च यह व्यापारः तद्वाचकः यह धातुः, तस्मात् धातोः अव्यवहितोत्तरः। लिट संज्ञकः, संज्ञा नहीं यार, बस लिट, लिट प्रत्ययः, और भी कुछ लिखना है, भवतु, हो गया। भूतकाले परोक्ष अनद्यतनश्च यह व्यापारः का यह धातु, तस्मात् धातो अव्यवहित उत्तरः प्रत्ययः भवतु। लिट प्रत्ययः, लिट् प्रत्ययः भवतु। अव्यवहितो तर के बाद क्या लिखा है आपने? लिट प्रत्ययः भवतु। लिट। हम्म, लिट्
बहुत अच्छी चीज लिख देंगे। चलो भाई, चलो समझ में आ गया ना। अब इसको समझ लेते हैं, थोड़ा घटा लेते हैं इसको। जैसे कोई क्रिया कर रहा है, आज नहीं कल कर रहा है, क्योंकि अनद्यतन लिखा है। तो अद्यतन मतलब होती है आज होने वाली, और अनद्यतन मतलब होती है जो आज की नहीं है। जी अब अद्यतन मतलब क्या है? तो जो आज का ऊपर ना हो लिखा हुआ है, अनद्यतन। सामान्य है। वैसे लिखा है कि अतीत रात्रे अंत्ययामेन आगामी रात्रे अद्ययामेन सहिता दिवस अद्यतन। ये अद्यतन पर लिखा गया है। ये लुंग सूत्र के भाष्य में कैयट ने लिखा है। क्या है? अतीत रात्रे अंत्ययामेन आगामी रात्रे आद्ययामेन सहित दिवस अद्यतन। क्या है? लिख लीजिए। अतीत रात्रे अंत्ययामेन अतीत रात्रे अंत्ययामेन आगामी रात्रे आद्ययामेन रात्रे आद्ययामेन। दिखाई दे रहा है कि नहीं है? जी जी दिखाई दे रहा है। आद्ययामेन। हम्म। सहित दिवस अद्यतन। तो अतीत जो रात्रि है, जो रात्रि व्यतीत हो चुकी है, उसका जो अंत याम, याम का मतलब क्या होता है? प्रहर। तो उसका जो अंतिम प्रहर है, उसके साथ में और जो आगामी रात्रि है, यानी आने वाली जो रात है, उस रात्रि का जो आद्य याम है, अर्थात पहला जो प्रहर होगा, उसके सहित दिवस को अद्यतन कहते हैं। बात समझ में जी आई कि नहीं? जी लेकिन अगर कोई रात में बैठा हो तब क्या होगा? तो कोई दिक्कत नहीं है, ये परिभाषा पहर आपके देखना है स्कूल हमें। में आए, पहर देखना है हमको तो। आदि अंत। वही है। तो अतीत रात्रि का जो अंत्ययाम है, जो व्यतीत हो गई है रात्रि, कोई रात एक व्यतीत हो चुकी है ना, जी 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 और उसके अंत्ययाम से और आगामी जो रात्रि है, जो अगली आने वाली रात्रि है, उस रात्रि का जो आद्ययाम होगा, आद्य पहला वाला प्रहर होगा, पहला पहर होगा, उसके सहित जो दिन है, उसको हम क्या कहेंगे? अद्यतन कहेंगे। या फिर दूसरे शब्दों में हम समझ सकते हैं कि हमारे पिछले के 12 घंटे और हमारे अगले 12 घंटे, ये क्या हो जाएगा? अद्यतन हो जाएगा। जी बात समझ में आ गई कि नहीं? जी आगे। लेकिन जैसा ये कैयट ने लिखा है, ये भी देख लीजिए, और हमको समझ लेना है कि हमारे पिछले 12 और आगामी 12 घंटे ये अद्यतन हो गया। इससे अतिरिक्त को
हम अनद्यतन कह सकते हैं। ठीक है, जी, न अद्यतन अनद्यतन। हाँ, इससे अतिरिक्त को हम अनद्यतन कह सकते हैं। सही है, अनद्यतन, अनद्यतन कह सकते हैं, अद्यतन नहीं। तो और शब्द आया है परोक्ष। परोक्ष का मतलब होता है अक्षणापरम, जो आंखों से दिखाई ना दे, जो आंखों से दिखाई ना दे। तो ये परोक्ष को कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि जो 100 वर्ष पहले हुआ था वो परोक्ष है। कुछ लोग कहते हैं कि 1000 साल पहले जो हुआ था वो है। कुछ लोग कहते हैं कि 2 दिन पहले जो हुआ था वो परोक्ष है। कुछ लोग कहते हैं 3 दिन पहले जो हुआ था वो परोक्ष है। बात समझ में है कि नहीं? कुछ लोग कहते हैं कि दीवार के पीछे का जो है वो परोक्ष है। तो बहुत प्रकार के परोक्ष माने जाते हैं, लेकिन परोक्ष शब्द का अर्थ है जो हमको दिखाई ना दे, ना दे, इसको हमने देखा अक्षरावर। ना हो। जी हैं? जी जी। इंद्रिया गोचरत्वम परोक्षत्वम। इंद्रिय इंद्रिय का गोचर, अगोचरत्वम। इंद्रिय का विषय नहीं हो। जी, इंद्रिया गोचरत्वम परोक्ष मतलब इंद्रिय अगोचरत्वम, इंद्रिय अगोचरत्वम परोक्ष। इंद्रिया गोचरत्वम। गोचर मतलब होता है विषय, तो जो इंद्रिय का विषय ना हो। बात समझ में आई कि नहीं? जी, आ गई परोक्ष। तो जो इंद्रिय का क्या हो, विषय ना हो। विषय ना हो, अगोचर हो, उसको हम कहते हैं परोक्ष। तो ऐसा व्यापार जो कि हमने आंखों से अपनी देखा ना हो, और जो कि आज का नहीं है, और जो भूतकाल का है। क्योंकि आगामी जो 12 घंटे का होगा वो भी अद्यतन होगा, लेकिन वो भविष्य काल का अद्यतन होगा। हमने कैसा लेना है? भूतकाल का जो अनद्यतन हो। आप समझ में आई कि नहीं? माने आगामी 12 घंटे के बाद का जो अनद्यतन होगा वो भविष्य काल का अनद्यतन होगा। हमको अनद्यतन कहते हैं जो भूतकाल में इंद्रिय का अगोचर, और अनद्यतन माने जो पीछे वाली 12 घंटे का नहीं है। इस प्रकार का जो व्यापार, उसका वाचक जो धातु, उस धातु से व्यवहित उत्तर लिट प्रत्यय होता है। होते हैं। ये बात समझ में आ गई कि नहीं? जी जी, आ गई। जैसे देवदत्तः बभूव या देवदत्तः पपाच। देवदत्तः मेरी आवाज नहीं आ रही है क्या? मेरी आवाज आ रही है कि नहीं? जी आ रही है। चलिए, तो हम लोग इस कक्षा को यहीं तक रखते हैं, और उदाहरण इसका हम लोग कल देखेंगे। और भी कुछ एक दो बातें हैं, उनको हम लोग कल देखेंगे। ठीक है? जी ठीक, अच्छा, सभी को नमस्ते।